Hello friends, welcome to Manu Law Classes. मेरा नाम गौतम दीक्षित है. Today in this video we are going to discuss the important Hindu news from the Hindu edition of 9th November 2022. Today's newspaper is very important. Here we are going to discuss about COP27 and also we are going to discuss about the United Nations Security Council's Counter-Terrorism Committee. We will look into that. An editorial has come and then we are going to look at Agniveer. उसके बाद वी आर गोइंग टू टेक सम अदर इंफॉर्मेशंस व्हिच आर इम्पोर्टेंट स्पेशली रिलेटेड टू केरला. So let's start. The first news is coming from Kerala that Kerala High Court offers interim relief to Vice Chancellor. तो जैसा कि हम जानते हैं कि केरला में एक जो प्रॉब्लम चल रही थी कि जो गवर्नर होते हैं, जो चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, सो यहाँ पे ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जो वाइस चांसलर हैं अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के, उनके अपॉइंटमेंट को खारिज कर दिया था. ठीक है, इट वाज सेट असाइड. देन द चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन केरला, दैट इज द गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, he wrote letters to other vice chancellors who were appointed by the same procedure of 8 universities to explain that why their appointment should not be challenged. तो अब ये जो गवर्नर जो है आरिफ मोहम्मद खान, व्हेन ही रोट टू द वाइस चांसलर, सो ही द केरला हाई कोर्ट हैज रिस्ट्रेन्ड हिम फ्रॉम पासिंग फाइनल ऑर्डर्स ऑन द शो कॉज नोटिस. ठीक है ना. तो आरिफ मोहम्मद खान, इन्होंने शो कॉज नोटिस इशू किया था 8 वाइस चांसलर्स को. ठीक है, डिमांडिंग देयर एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू देयर अपॉइंटमेंट विच वायलेटेड द रूल सेट बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. तो अब जो केरला हाई कोर्ट है, उन्होंने द ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट, दे हैव restrained him from passing the final orders. तो जो शो कॉज नोटिस था, इसमें क्या था? द शो कॉज नोटिस asked these vice chancellors, 8 vice chancellors, that why their appointment should not be declared void ab initio in the view of recent Supreme Court judgment. ओके, तो यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट हुआ था वाइस चांसलर का, राजश्री MS एज द वाइस चांसलर ऑफ APJ अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड किया था, खारिज कर दिया था. एंड सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट अपॉइंटमेंट वाज मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ सर्च कमिटी दैट हैड नॉट बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज पर द UGC regulations. तो ये पूरा इशू है यहाँ पे. द नेक्स्ट इज वन लाइनर दैट निकोबार प्रोजेक्ट गेट्स एसेंट फॉर डाइवर्जन ऑफ 130 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट. तो यहाँ पे जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, दैट हैज ग्रांटेड इन प्रिंसिपल क्लियरेंस फॉर द डाइवर्जन ऑफ 130.75 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड for rupees 72,000 crore project, which includes building a transshipment port, airport, power plant and a greenfield township. This project will be implemented by Andaman and Nicobar Island Integrated Development Corporation. अब ये जो एरिया है, it is nearly 15% of the it is part of the thickly forested Great Nicobar Island, which covers the area of 900 square kilometer. तो उसमें से 130.75 स्क्वायर किलोमीटर का जो डाइवर्जन होगा फॉर दिस प्रोजेक्ट, एंड इट विल बी द लार्जेस्ट सिंगल सच फॉरेस्ट डाइवर्जन इन रिसेंट टाइम. उसके बाद इसमें कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन जो होगा वो हरियाणा में होगा. ठीक है ना. तो डबल द अमाउंट ऑफ डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट, इट विल बी रिकम्पनसेटेड बाय एफॉरेस्टेशन इन हरियाणा एंड मध्य प्रदेश. द नेक्स्ट इज स्टेट से कुछ न्यूज ले लेते हैं. 2 न्यूज हमारे काम की हैं. फर्स्ट, प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट ऑल सेट फॉर लॉन्च. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज. तो यहाँ पे देखिए, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट, ये रॉकेट की बात हो रही है. ठीक है ना. दैट इज विक्रम एस, इज set to create history as it undergoes final preparation at ISRO launch pad in Sriharikota. Okay, now this Vikram S, it is a rocket. It has been developed by Hyderabad based Skyroot Aerospace. और ये जो मिशन है जिसके अंदर इसको डेवलप किया गया है, दैट इज कॉल्ड एज मिशन प्रारंभ, बिकॉज इट इज द फर्स्ट मिशन फॉर स्काईरूट. तो यहाँ पे इसरो के जो चेयरमैन है S सोमनाथ, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अनवील किया. एंड दिस प्रोजेक्ट हैज गॉट टेक्निकल क्लियरेंस फ्रॉम द स्पेस रेगुलेटर इन स्पेस ई. ओके, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, विद दिस मेडन मिशन स्काईरूट इज सेट टू बिकम द फर्स्ट प्राइवेट स्पेस कंपनी इन इंडिया टू लॉन्च अ रॉकेट इनटू स्पेस. तो अब यहाँ पे देखेंगे जो इसके CEO एंड को फाउंडर हैं, दैट इज पवन कुमार चंदना. Now the next, Skyroot, a 2-time national award winner, is the first startup to sign a MOU with ISRO in launching the rockets. तो विक्रम S जो रॉकेट मिशन है, ओके, इट विल बी द फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट सेट फॉर द लॉन्च. उसके बाद केरला टू अमेंड IPC टू कर्ब प्रिंटिंग ऑन इंडिसेंट मैनर. तो ओडिशा और तमिलनाडु के बाद नाउ केरला गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड टू अमेंड द इंडियन पेनल कोड
and Code of Criminal Procedure to bring in legislation to curb the printing, publishing and distribution of grossly indecent or scurrilous matter or matter intended for blackmail. तो यहाँ पे केरला it is going to pass the law, that is criminal law Kerala Amendment Bill 2022 to achieve this purpose. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसके हाईलाइट्स, तो यहाँ पे हैं कि that any matter published which is likely to be injurious to morality or is calculated to injure any person, the matter printed or published in relation to a public servant in the discharge of his public function, or matter printed or published in relation to a public servant with respect to his character and conduct. This will be considered as an indecent matter. The next is center alludes to foreign origins in its affidavit on Dalit Christians and Muslims. तो friends ये issue हमने पहले भी किया हुआ है. इस issue में जो important है वो ये है कि Dalits who have converted to Christians and Muslims, they are not granted SC status under the Scheduled Caste Order 1950. अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे दलित जो सिख में कन्वर्ट हुए जिनको कहते हैं सिख दलित, they were given the SC status in 1956 based on the recommendation of Kelelkar Commission. Okay, the first backward class commission, that is Kelelkar Commission. ठीक, this is called as first backward class commission. अगर second backward class commission पूछा जाए तो that will be BP Mandal Commission. ठीक है ना, this is BP Mandal Commission, it is the second backward class commission. ठीक, तो काका कलेलकर कमीशन के रिकमेंडेशन के बेस पे सिख दलित को 1956 में एससी का स्टेटस मिला. उसके बाद हाई पावर्ड कमेटी जो थी पार्लियामेंट की, हाई पावर्ड कमेटी ऑफ पार्लियामेंट एचपीपी, उसके रिकमेंडेशन पे दलित बुद्धिस्ट दे आल्सो गॉट द एससी स्टेटस इन 1990. ओके, उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स में डिस्कस हुआ है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है दलित का, इवन दे कन्वर्ट टू क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स, देन ऑल्सो दिस डिस्क्रिमिनेशन परसिस्ट एंड नाउ दलित क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स दे आर डिमांडिंग टू बी इंक्लूडेड इन दी शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950. अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर है, तो नाउ यूनियन गवर्नमेंट ने एक यहाँ पे जस्टिफिकेशन दिया है अपना, दैट इफ यू विल जस्ट सी दैट द गवर्नमेंट हैज सेड कि दिस दलित क्रिश्चियंस एंड दलित मुस्लिम्स, ओके, that inclusion of Dalit Christians and Dalit Muslims from the list is one that alludes to the seemingly foreign origin of Islam and Christianity as opposed to Hinduism, Sikhism and Buddhism. Okay, so यहाँ पे ये है कि the government has said that the present in a case of classification between Indian citizens and foreigners which cannot be doubted on any count, it is well established that Article 14 forbids class legislation but does not forbid classification. Okay, उसके बाद इस इशू को स्टडी करने के लिए अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने एक कमेटी भी बैठाई हुई है, दैट इज कॉल्ड एज 3 member कमीशन ऑफ इंक्वायरी विच इज गोइंग टू बी हेडेड बाय फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया KG बालाकृष्णन. द मैंडेट ऑफ दिस कमिटी इज टू लुक इनटू द सेमिनल एंड हिस्टोरिकली कॉम्प्लेक्स सोशियोलॉजिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन ऑफ वेदर दलित क्रिश्चियंस एंड दलित मुस्लिम्स कैन बी इंक्लूडेड इन द SC list. The next is Chiefs of Indian French Air Forces join ongoing Garud 7 air exercise. तो अब आपको समझ में आ गया है कि जो Garud 7 है, it is an aerial exercise conducted between Indian Air Force and French Air Force. Now this Garud 7 is an aerial exercise to be conducted in Jodhpur. Okay, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे IAF जो है वो Sukhoi 30 Mk1 fighters participate करेंगे IAF के. Then here we have certain important information related to the chief of the Indian Air Force, who is Chief Marshal V.R. Chaudhary. उसके बाद जो French Air and Space Force है, he is Chief General Stephen Millet. Okay, so they together flew an AIAF Sukhoi 30. Now exercise Garud 7, it is the first occasion for the light combat aircraft Tejas and light combat helicopter Prachand to participate in any international exercise. तो जैसा कि हम जानते हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बोथ हैव बीन इंडिजिनियसली प्रोड्यूस्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया. ओके, नाउ द एक्सरसाइज विच इज ड्यू टू कल्मिनेट ऑन November 12, इट इंक्लूड्स 4 रफाल फाइटर्स. रफाल फाइटर्स जेट जो है वो हमने फ्रांस से ही खरीदा है. रफाल फाइटर जेट के जो मैन्युफैक्चर कंपनी है दैट इज डसॉल्ट एविएशन. देन A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फ्रॉम द फ्रेंच साइड. उसके बाद Sukhoi 30 Mk1 भी होगा एंड जैगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट एंड Mi-17 हेलीकॉप्टर.
उसके बाद सी हियर द इंफॉर्मेशन अबाउट मलाबार मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज विच इन्वॉल्व्स इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस. इट बिगेन ऑन ट्यूसडे as the International Fleet Review, and the 18th Western Naval Pacific Symposium was also hosted by Japan. ओके तो जापान में तीन चीज़ें हुई, एक तो मलाबार नेवल एक्सरसाइज, देन इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू एंड 18th वेस्टर्न नेवल पैसिफिक सिंपोजियम. The next news is US Belgium to question India on CAA minority rights hate speech at HRC. ये HRC है ह्यूमन राइट्स का जो काउंसिल है जिनीवा में. यहाँ पे यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू होता है, हर कंट्री से कुछ जवाब मांगा जाता है. तो यहाँ पे इंडिया से रिलेटेड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एंड कस्टोडियल टॉर्चर, दीज आर एक्सपेक्टेड टू बी आस्क्ड फ्रॉम द इंडियन साइड. The next, again one liner, CSIR NGRI to install early warning system against flood, rock slide and avalanches in Himalayan states. So National Geophysical Research Institute, it comes under CSIR, that is Council of Scientific and Industrial Research. They have begun studies to put in place an early warning system in Himalayan states related to sudden floods, rock slides, landslips, glacier lake burst, avalanche, and to prevent Chamori kind of disaster in future. The next is Modi unveils logo, theme, site of G20 presidency. So India is going to hold the G20 presidency from 2023. इस साल जो G20 president है वो इंडोनेशिया है. So यहाँ पर अगर हम देखेंगे that now the new logo, theme and site has been launched. So India it is going to assume the presidency of the powerful grouping from the current chair Indonesia on December 1st. उसके बाद द G20 और ग्रुप ऑफ 20 क्या है? इट इज एन इंटरगवर्नमेंटल फोरम ऑफ मेजर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज. द नेक्स्ट इज इंडिया रेडी टू हेल्प द यूक्रेन सिचुएशन, जयशंकर टेल्स रशिया. तो यहाँ पे अगेन जो सेर्गेई लैवरोव हैं, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, ओके, एंड ही हैज मेट विद आवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर. तो रशिया इज इंडिया. तो देखिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा कि दैट there has been 20-fold increase in India's oil import from Russia this year. Okay, and India it is also the third largest consumer of oil and gas, and here the price of oil matters the most. So here India is ready to help de-risk Ukraine situation. Means India is offering help to de-escalate the tension between Russia and Ukraine. Now फिर से वन लाइनर्स की तरह ले लीजिए इन इंफॉर्मेशंस को. C919 ये चाइना का इंडिजिनियसली बिल्ड एयरक्राफ्ट है, ठीक है ना. जैसे बोइंग होता है, एयरबस होता है, वैसे चाइना का क्या है? C919. सो चाइना हैज अनवील्ड दिस C919 एट अ मेजर एयर शो. ओके, सो चाइनीज अथॉरिटीज दे होप दैट C919 built by the commercial aircraft corp of China, it will challenge foreign models such as Boeing and Airbus. The next is UN chief slams companies engaging in toxic cover-up. So he says that ये टॉक्सिक कवर अप क्या है? टॉक्सिक कवर अप का मतलब दैट फर्म्स दे कैनॉट क्लेम टू बी नेट जीरो इफ दे इन्वेस्ट इन फॉसिल फ्यूल्स और कॉज डिफॉरेस्टेशन. ओके, तो यहाँ पे देयर इज अ ग्रोइंग डिमांड दैट बिजनेसेस एज वेल एज सिटीज एंड रीजन्स दे शुड अपडेट देयर वॉलंटरी नेट जीरो प्लेजेस विद इन अ ईयर टू कंप्लाई विद द रिकमेंडेशंस बाय द यूनाइटेड नेशन एक्सपर्ट. तो यहाँ पे कहेंगे यूजिंग बोगस नेट जीरो प्लेजेस टू कवर अप मैसिव फॉसिल फ्यूल एक्सपांशन, जो कंपनीज करती हैं, ओके, एंड कॉजिंग डिफॉरेस्टेशन. इसी को यहाँ पे नाम दिया गया है टॉक्सिक कवर अप. नाउ द नेक्स्ट इज UAE Egypt deal. So the UAE and Egypt they have agreed to develop one of the world's largest wind farms in a deal struck by the two companies. So it will be 10 gigawatt onshore wind project in Egypt which will produce 47,790 gigawatt hours of clean energy annually. Okay, then again one liner, that which country has recently proposed to establish a climate change university? Then it is Sri Lanka, which has recently proposed to establish a climate change university in Sri Lanka, announced by their president Ranil Wickremesinghe. Okay, तो यहाँ पे होगा कि इसका जो एंसिलरी इंस्टीट्यूशन होगा वो मालदीव में होगा. तो यहाँ पे देखिए बात क्या चल रही है? बात यही चल रही है कि श्रीलंका जितने भी आइलैंड कंट्रीज हैं दे आर इन डबल जियोपार्डी. फाइन. तो एक तो ये होता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है जिसकी वजह से एमिशन हो रहा है, इट इज द रूट कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज. ओके,
और इसको फेस कौन करता है? ग्लोबल साउथ मतलब डेवलपिंग कंट्रीज, विच इज कॉल्ड एज डबल जियोपार्डी, दैट इज स्ट्रगलिंग टू डेवलप इकोनॉमिकली while fighting to promote the living standards of their people. This is the double jeopardy which developing countries are facing. फाइन. उसके बाद बात ये भी हुई थी ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट ऑफ 2021 में कि दैट डेवलप्ड नेशंस दे आर गोइंग टू डबल देयर फाइनेंस फॉर अडेप्टेशन and mitigation by 2025, that is $100 billion annually, which has not been met. Coming to should the age of consent be changed for adolescent, तो ये न्यूज़ कल के पेपर में था, आज इसका एक्सप्लेनेशन है. धारवाड़ बेंच ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट है, उसने एक पेटिशन को डिसमिस किया अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 एंड दे हैव सेड that law commission of India would have to rethink the age criteria to take into consideration the ground realities. तो यहाँ पे ये है कि द एक्सपेक्ट ऑफ कंसेंट बाय अ गर्ल ऑफ 16 years बट हु इज बिलो 18 years वुड हैव टू बी कंसिडर्ड. मतलब यहाँ पे जो एज ऑफ कंसेंट है इंडिया में वो मैरिजेबल एज के साथ कॉन्ग्रुएंट है, दैट इज 18 years. ओके, तो अगर आप देखेंगे पॉक्सको एक्ट 2012 एंड सेवरल प्रोविजन ऑफ आईपीसी, whoever commits a penetrative sexual assault on a child, तो चाइल्ड यहाँ पे किसको माना गया है? एनीवन बिलो 18 years of age can be imprisonment for a term which is not less than 7 years but which may extend to imprisonment for life. Okay, अब यहाँ पे है कि that even if the girl is 16-year old, she is considered a child and hence consent over here from a 16-year-old girl does not matter. तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ है कि that there have been several instances in the past few years when the courts have quashed criminal proceedings of rape and kidnapping after being convinced that law was being misused to suit one or the other party. ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि 2019 में एक स्टडी किया गया था वाई गर्ल्स रन अवे टू मैरी एडोलेसेंट रियलिटीज एंड सोशल लीगल रिस्पॉन्सेज इन इंडिया. ओके, दैट देन यहाँ पे ये डिस्कस किया गया था दैट देयर शुड बी द एज ऑफ कंसेंट शुड बी लोअर देन द एज ऑफ मैरिज टू डीक्रिमिनलाइज सेक्स अमंग ओल्डर एडोलेसेंट्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द मिसयूज ऑफ लॉ. ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं हु वांट टू कंट्रोल who their daughters or sons want to marry, तो यहाँ पे क्या होता है कि sometimes if the couple elopes fearing opposition from parents, okay, then families file a case with the police, then the boy is taken under this act, POXCO act, for raping the girl, okay, and abduction under IPC. अब जो रिसेंट है वो क्या है that in 2021 विजया लक्ष्मी वर्सेस स्टेट रैप केस मद्रास हाई कोर्ट ने एक पॉस्को के केस को डिसमिस कर दिया था एंड इट सेड दैट द डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड अंडर सेक्शन 2D ऑफ द पॉस्को एक्ट कैन बी रीडिफाइंड एज 16 इंस्टेड ऑफ 18 सो दैट नोबडी टेक्स द एडवांटेज. अब यहाँ पे देखिए इवन एज एक्टिविस्ट आर कॉलिंग फॉर अ ट्वीट टू द पॉस्को एक्ट, मतलब एज ऑफ कंसेंट को 16 साल रखा जाए. ओके, अब पार्लियामेंट्री कमिटी इज लुकिंग इनटू द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 व्हिच सीक्स टू इंक्रीज द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन टू 21 years. तो जो राइट एक्टिविस्ट है वो फील करते हैं कि इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग द कम्युनिटी रेजिंग द एज में फोर्स वल्नरेबल वुमेन टू रिमेन अंडर द योक ऑफ फैमिली एंड social pressure. Now let's coming to editorial. This is the editorial about Agnipath. So let's have a brief revision about Agnipath. तो ये अग्निपथ स्कीम के बारे में हम बात कर रहे हैं. यहाँ पे there is a plan to recruit 50,000 soldiers or they will be called as Agniveer every year, and out of that, okay, the training period will be 4 years. After the completion of 4 years, 25% will be retained in service for another 15 years as permanent cadres. ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे अग्निवीर के बारे में, तो अग्निवीर जो है इसकी एज एलिजिबिलिटी जो है वो 17.5 से 21 ईयर्स तक की है. कहीं कहीं आप 23 ईयर्स पढ़ोगे, बट देखिए वो जो 23 ईयर्स है इट इज़ वन टाइम एक्सटेंशन, बट एलिजिबिलिटी इज 17.5 to 21 ईयर्स. उसके बाद जो ट्रेनिंग होगी अग्निवीर की दैट विल बी 4 years ऑफ सर्विस. ठीक, 4 years ऑफ सर्विस. उसके बाद 25% को रिटेन किया जाएगा, बाकी 75% जो है वो परमानेंट कमीशन उनको नहीं मिलेगा. तो इसीलिए हर एक अग्निवीर को सेवा निधि पैकेज के लिए एलिजिबल होंगे. ओके, दे विल बी एलिजिबल फॉर सेवा निधि पैकेज ऑफ 11.71 लाख. उसके बाद जो इनका लाइफ इंश्योरेंस होगा ड्यूरिंग द 4 year दैट विल बी ₹48 lakh लाइफ इंश्योरेंस. ठीक, दिस इज वन थिंग. उसके बाद
अग्निवीर से हमारा जो एक फ़ायदा होगा वो होगा कि जो मीडियन एज है आर्म्ड फोर्सेस का वो 32 ईयर्स से 26 ईयर्स पे आ जाएगा। ठीक, उसके बाद अग्निवीर का इनका डिफरेंट इंसिग्निया होगा। ठीक है, दे विल हैव डिफरेंट इंसिग्निया एंड रैंक। उसके बाद इनके लिए इग्नोव जो है वो एक डिग्री कोर्स डिज़ाइन करेगा, स्किल बेस्ड डिग्री कोर्स। उसके बाद गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 10% रिजर्वेशन फॉर अग्निवीर इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ओके, नाउ कमिंग टू नो कंसेंसस इन डिरेलिंग काउंटर टेररिज्म डिप्लोमेसी। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पहले हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक काउंटर टेररिज्म कमेटी है। ये जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2001 अंडर द यूएनएससी रिजोल्यूशन 1373। तो 2001 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया था, उसको कहते हैं रिजोल्यूशन 1373। ये रिजोल्यूशन 1373 क्या है? शेयरिंग इंटेलिजेंस ऑन टेररिस्ट ग्रुप। So this resolution which was adopted under Chapter 7 of United Nations Charter, Chapter 7 of United Nations Charter। ये Chapter 7 क्या कहता है? Chapter 7 कहता है to maintain peace and United Nations Security Council is entitled to take actions to maintain peace to avoid war in certain part of the world। So that is Chapter 7। ठीक है, तो Resolution 1373 के अंदर in year 2001 काउंटर टेररिज्म कमेटी वॉज एस्टेब्लिश्ड। इस काउंटर टेररिज्म कमेटी का जो इस साल जो चेयर था 2022 में इट इज़ टू इंडिया। तो यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? रुचिका कंबोज। नाउ हु इज रुचिका कंबोज? रुचिका कंबोज शी इज द इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो रिसेंटली यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म कमेटी का यूएनएससी सीटीसी का मीटिंग जो है स्पेशल मीटिंग वो इंडिया में हुआ था, मुंबई और दिल्ली में। ठीक है, तो जब दिल्ली में जब हुआ था तो यहाँ पे एक एडॉप्शन एक डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया था दैट इज कॉल्ड एज दिल्ली डिक्लेरेशन। ठीक, दिल्ली डिक्लेरेशन। तो ये दिल्ली डिक्लेरेशन है इट इज रिलेटेड टू काउंटरिंग द यूज ऑफ न्यू एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन टेररिज्म। ठीक है ना, जैसे साइबर हो गया। ठीक है ना, काउंटरिंग द यूज ऑफ एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन टेररिज्म। ये है हो गया आपका दिल्ली डिक्लेरेशन। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे कि इंडिया जो है वो इस साल 3rd एडिशन ऑफ नो मनी फॉर टेरर होस्ट करेगा। ठीक है, विच विल लुक एट टैकलिंग फ्यूचर मोड्स ऑफ टेरर फाइनेंसिंग। तो जैसा कि हम जानते हैं कि टेरर फाइनेंसिंग से रिलेटेड एक बॉडी है पेरिस में दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इट इज हेडक्वार्टर्ड इन पेरिस। इंडिया बिकेम इट्स मेंबर इन 2010। Recently, Financial Action Task Force has removed Pakistan from its grey list। ओके, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दैट इंडिया इज करंटली अ नॉन परमानेंट मेंबर टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और दिसंबर 2022 में उसका टर्म खत्म हो जाएगा इंडिया का। बट इंडिया विल ऑल्सो चेयर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंट इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो दिसंबर में यूएनएससी का प्रेसिडेंट कौन होगा? इंडिया होगा। सो देयर इंडिया विल चेयर अ स्पेशल ब्रीफिंग ऑन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म आर्किटेक्चर। ओके, तो अब यहाँ पे बात हो रही है GWOT की, दैट इज ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म। तो ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म में, ठीक है ना, ये जो इंडिया है इसको बहुत पहले से पिच कर रहा है सिंस द हाईजैक ऑफ IC 814 हाईजैकिंग इन दिसंबर 1999। ओके, 1 year बिफोर 2 years बिफोर दिस 26/11 अटैक 9/11 अटैक हैपेंड ओवर यूनाइटेड स्टेट्स। पर तब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी और वो चाहते थे कि टेररिज्म के खिलाफ एक इंटरनेशनल कन्वेंशन बने, एक पूरा ग्लोबल कंसर्टेड एफर्ट होना चाहिए। ठीक है, बट दैट फेल टू डेफ ईयर्स। तो जो GWOT है दैट इज ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म व्हेन इट वाज लॉन्च्ड, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जैसे कि पाकिस्तान में बहुत सारे टेरर ग्रुप बेस्ड हैं, बट जब भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इनको लिस्टिंग की बात आती है तो जो टेररिस्ट जो तो होते हैं वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 1 to 6 7 के लिस्ट में इनको रखा जाता है। तो इनके ट्रैवलिंग पे, फाइनेंसिंग पे सैंक्शन लग जाता है। ठीक है, तो मसूद अजहर को इंडिया जो है वो इस लिस्ट में लाना चाहता था। चाइना ने रेपिडेटली इसको पे टेक्निकल होल्ड लगाया था। इट वाज फाइनली इन 2019
व्हेन मसूद अजहर वाज इंक्लूडेड हियर। उसके बाद इस साल अगर आप ऐसे देखेंगे, रऊफ असगर, अब्दुल रहमान मक्की, सज्जिद मीर, देन हफीज ताल्हा, इन टेररिस्ट को भी इस लिस्ट में लाने की कोशिश की गई, पर सब पे चाइना ने होल्ड कर दिया है। ओके, सो यहाँ पे अगर देखेंगे कि इंडिया ने सबसे पहले 1996 में एक प्रपोजल रखा था, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। ओके, बट जो है इसमें बहुत सारे रोड ब्लॉक्स हैं। तो अब अगर ग्लोबल फाइट ऑन टेररिज्म अगर करना है, तो अब देखिए चैलेंजेस हमारे पास क्या क्या हैं। चैलेंजेस एक तो ये होता है कि ब्लर ओवर डेफिनेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजीज, हम ये डिफाइन नहीं कर पाते कि कौन सा एक्ट टेररिस्ट एक्ट है, कौन सा एक्ट टेररिस्ट एक्ट नहीं माना जाता, ठीक है ना। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बार इसको क्रिटिसाइज किया गया है, किया भी है, और बहुत सही बात वो कहते हैं कि देयर शुड बी नो डिस्टिंक्शन बिटवीन टेररिज्म, देयर इज नथिंग लाइक गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म, टेररिज्म इज टेररिज्म। ओके, जैसे कि अभी रशिया ने कहा है कि यूके हैज़ हेल्प्ड यूक्रेन टू टारगेट इट्स नेवल फ्लीट इन सेवस्टोपोल एंड दैट हैज़ नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड एज टेररिस्ट एक्ट। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द लूप होल्स। उसके बाद अब हम आते हैं पाकिस्तान के साथ जो है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि उरी अटैक हुआ 2016 में, देन इंडिया लॉन्च्ड बालाकोट स्ट्राइक इन फरवरी 2019, उसके बाद पुलवामा सुसाइड बॉम्बिंग हुआ फरवरी 2019 में, चाहे या इजराइल का रिलेंटलेस बॉम्बार्डमेंट ऑफ बिल्डिंग्स इन गाजा हो फॉर रॉकेट अटैक्स। ओके, तो इन सब पे एक कंसेंसस होनी चाहिए कि भाई कौन सा टेरर अटैक माना जाएगा, कौन सा टेरर अटैक नहीं माना जाएगा, आखिर सिविलियंस की जान हर एक में जा रही है। ओके, the next is a necessary signal. So we are talking about COP27. What is the theme of COP27? That is developing for people and planet. So theme of COP27, COP27 शर्म अल शेख इजिप्ट में हो रहा है। इसका थीम है डिलीवरिंग फॉर पीपल एंड प्लैनेट, डिलीवरिंग फॉर पीपल एंड प्लैनेट। ओके, अच्छा, शर्म अल शेख का एक एजेंडा भी है, दैट इज कॉल्ड एज शर्म अल शेख अडेप्टेशन एजेंडा, शर्म अल शेख अडेप्टेशन एजेंडा। तो ये शर्म अल शेख अडेप्टेशन एजेंडा में है क्या? सो इट एम्स टू हेल्प 4 बिलियन पीपल अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज बाय 2030। 4 बिलियन पीपल अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज बाय 2030। उसके बाद पास्ट में हमने शर्म अल शेख के बारे में COP27 के बारे में पढ़ा था। It is the first conference of parties to United Nations Framework Convention on Climate Change where climate finance formally has been put for discussion, which was till now blocked by developed countries, but now climate finance means mobilizing $100 billion annually. Now it has been put into a formal dialogue. ओके, और यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा जो बात हो रही है वो फाइनेंस, अडेप्टेशन और मिटिगेशन के बारे में ही बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद शर्म अल शेख के प्रेसिडेंट कौन है? तो ही सामिक शौकरी, हु इज इजिप्शियन फॉरेन मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ COP27। ओके, यहाँ पे जो COP28 है वो कहाँ पे होने वाला है? COP28 तो वो होने वाला है UAE में, ठीक। COP27 को हम क्या कहते हैं? इम्प्लीमेंट COP। इम्प्लीमेंट COP का मतलब कि यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस होगा, कोई नया डिस्कशन नहीं होगा। जिसके बारे में डिस्कस किया जा चुका है वो सब हमको COP27 में इम्प्लीमेंट करना है। ओके, सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट टुमारो अगेन विद अ डेली हिंदू एनालिसिस। टिल देन, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, थैंक यू।